जैसे ही डोरबेल बजी, सुजाता जी ने अपना चेहरा ढकते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने उनकी बेटी अंजलि खड़ी थी। बेटी को देख सुजाता जी मारे घबराहट के अपना चेहरा और भी छुपाने लगी। माँ की हालत देख अंजलि समझ गई कि आज घर में फिर से बवाल हुआ है। आज फिर से माँ पापा के गुस्से का शिकार बनी है। अंदर आते हुए अंजलि ने सुजाता जी से कहा, माँ, आज फिर पापा ने आपको मारा ना? अब सुजाता जी भला क्या जवाब दे बेटी को। ये सब तो वो बचपन से देखती आ रही है, लेकिन बचपन की बात कुछ और थी। तब सुजाता को बेटी के आगे शर्म नहीं आती थी, लेकिन अब जब बेटी बड़ी हो गई है और ससुराल से आती है तो सुजाता जी को बहुत शर्म आती है अपनी ऐसी हालत पर। बेटी की बातों का जब कोई जवाब देते नहीं बना तो बात को टालते हुए उन्होंने कहा, बेटा तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। कहते हुए सुजाता जी जैसे ही जाने लगी, अंजलि ने उनका हाथ पकड़ा और अपने पास सोफे पर बैठाते हुए सुजाता जी का दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहती है, माँ, आखिर कब तक चलता रहेगा? बहुत हो गया ना, पूरी उम्र निकल गई आपको ये सब झेलते हुए। आप कुछ कहती क्यों नहीं पापा को? उनके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाती? क्या आवाज़ उठाऊं बेटा? पूरी जिंदगी तो कट गई, अब बुढ़ापे में आवाज़ उठाकर हाथ पैर तुड़वाने हैं क्या? और आवाज़ उठाकर करूँगी भी क्या? घर से निकाल दिया तो कहाँ जाऊँगी? माँ, इतना आसान नहीं होता घर से निकालना। आपने खुद पापा को इतनी छूट दी है, तभी तो पापा के मन में जो आता है करते हैं। अगर आपने शुरू में ही मना किया होता, शुरू में ही उनके खिलाफ आवाज़ उठाई होती, तो आज आपकी हालत ऐसी नहीं होती। सब आपकी वजह से हो रहा है। बेटी की बात सुन दुख भरी हंसी हंसते हुए सुजाता जी ने कहा, बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारे पापा शुरू से ऐसे नहीं थे। जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो उनका व्यवहार सही था, सबके पतियों की तरह। वो भी मुझे समझते थे, मानते थे, प्यार करते थे। 3-4 साल तो बहुत अच्छे से निकल गए, पता ही नहीं चला। और इन्हीं 4 सालों में तुम दोनों भाई बहन हो गए। कुछ सालों बाद अचानक से तुम्हारे पापा का व्यवहार बदल गया, चिड़चिड़े हो गए, छोटी छोटी बातों पर हाथ उठाने लगे, मारने लगे, पीटने लगे। यहाँ तक कि बाहर का गुस्सा, घर का गुस्सा, किसी और का भी गुस्सा सब मेरे ऊपर उतारकर शांत हो जाते। ऐसा नहीं है कि मैंने उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई है। जब पहली बार तुम्हारे पापा ने मुझे मारा था तो तुम 4 महीने की थी और तुम्हारा भाई 2 साल का। उस समय मैं तुम दोनों को लेकर मायके चली गई। मायके में भी पता है ना कौन है? माँ बाप है नहीं, भैया भाभी थे। और भाभी को जैसे ही पता चला कि मैं घर छोड़कर दोनों बच्चों को लेकर आ गई हूँ तो उनका भी व्यवहार एकदम से बदल गया। वहाँ पर भी हफ्ता 10 दिन रुकना मुश्किल था, लेकिन ये भी हफ्ता 10 दिन तुम्हारे पापा ने मुझे रुकने नहीं दिया। उन्हें मुझसे मतलब नहीं था, लेकिन तुम दोनों में उनकी जान बसती थी। जैसे ही मैं मायके गई 2-4 दिन के बाद ड्राइवर को भेज दिया आने के लिए। जब मैंने आने से मना किया तो तुम दोनों को ही उठवा लिए। अब भला तुम दोनों के बिना मैं मायके में क्या करती? हार मानकर मजबूरी में मुझे वापस आना पड़ा। न मेरे साथ मेरा भाई खड़ा था, न मेरी भाभी खड़ी थी। किसके सहारे रहती? किसके सहारे ये लड़ाई लड़ती? पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि कोई नौकरी ही करके तुम दोनों को कहीं दूर लेकर चली जाऊं। 2 बच्चों को पालना अकेले इस जमाने में बहुत मुश्किल होता है। ना रहने का ठिकाना, ना रुपए, ना पैसे। कहाँ से करती सब कुछ? बहुत मजबूर थी, लाचार थी। कोई मेरा सहारा नहीं था। दर दर की ठोकर खाने से तो अच्छा था कि तुम दोनों की खुशी के लिए ही मैं अपनी जिल्लत भरी जिंदगी को स्वीकार कर लूं, क्योंकि तुम्हारे पापा की जान तुम दोनों के अंदर बसती थी, खास करके तुम्हारे अंदर। तुम उनकी आंखों के आगे से 1 मिनट के लिए भी ओझल हो जाती थी तो वो पागल हो जाते थे। रानी की तरह रखा था तुम्हें, कभी कोई कमी नहीं होने दी। बस यही देखकर कि मुझे ना सही, कम से कम तुम दोनों को तो प्यार करते ही हैं, तुम दोनों को तो किसी चीज़ की कमी नहीं रखते हैं, मैंने हालातों के आगे समझौता कर लिया।
देखते देखते तुम दोनों बड़े हो गए, अपनी अपनी गृहस्थी में रम गए। बेटा भी विदेश में सेटल हो गया, तुम भी अच्छे घर में चली गई। अब मुझे क्या चाहिए भला? शायद मैं तुमको वो जिंदगी नहीं दे सकती जो तुम्हारे पापा ने दिया है, और वैसे भी अब तो आदत हो गई है। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी मार का। अब मैं पत्थर हो चुकी हूँ। अंजलि अपनी माँ की बातों को सुन ध्यान से उनकी आंखों में देखा। बिल्कुल सूख चुकी थी आंखें, पूरा चेहरा ही निर्जीव सा हो गया था। ऐसा लगा जैसे बस जीती जागती माँ की मूरत हो उसके सामने। अंजलि को अपने माँ के लिए बहुत बुरा लग रहा था। तभी अचानक से सुजाता जी ने कहा, तू भी ना बेटा, आने के बाद पता नहीं क्या लेकर बैठ जाती है। कितना लेट हो गया, मैंने तुझे कुछ खाने के लिए नहीं दिया। तुम रुको, मैं कुछ लेकर आती हूँ। कहते हुए सुजाता जी किचन में चली गई। अंजलि उठकर अपने पापा के कमरे में गई। जैसे ही दरवाजे पर नॉक किया तो सुरेश जी अपने लैपटॉप में बिजी थे, कुछ काम कर रहे थे। बिना देखे ही गुस्से में बोले, तुम फिर आ गई? मना किया था ना तुम्हें कि मेरे कमरे में मत आना। मुझे शकल भी नहीं देखनी है तुम्हारी। सुरेश जी को लगा कि शायद सुजाता दरवाजे पर है, लेकिन जैसे ही अंजलि ने कहा पापा, सुरेश जी ने तुरंत नजर उठाकर देखा। बेटी को सामने देख खुशी से चेहरा खिल उठा। तुरंत बेड से कूद कर उतर गए। बेटा तुम कब आई? मुझे बताया भी नहीं। तुम्हारा ही घर है बेटा, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। कहते हुए खुशी से उन्होंने अंजलि को गले लगाया और फिर बातें करने में बिजी हो गए। अंजलि ने पापा के चेहरे को भी ध्यान से देखा। माँ को मारने के बाद उनके ऊपर कोई भी असर नहीं था, ना चेहरे पर कोई टेंशन थी। ऐसा लग रहा था जैसे टेंशन फ्री हो गए हैं। अंजलि का उदास चेहरा देख राजेश जी ने कहा, अरे बेटा, क्या बात है? तुम इतनी उदास क्यों हो? कोई बात है? कुछ हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? मुझे बताओ। किसी चीज़ की कमी है तो बताओ। बिल्कुल संकोच मत करो। मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही तो है। रुपए पैसे की कमी नहीं है। तुम बस मुंह खोलो, लेकिन अपना ये चेहरा उदास करके मेरे सामने मत आया करो। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर तुम इतना उदास क्यों हो बेटा? देखो, कोई बात है तो मुझे बताओ। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारा चेहरा उदास नहीं देख सकता, जान निकल जाती है मेरी। पापा सब ठीक है, वो बस माँ को देखकर। पापा, आप क्यों माँ के साथ ऐसा करते हैं? बड़ी हिम्मत करके पूछा सुरेश जी से अंजलि ने। इतना सुनते ही सुरेश जी हंसते हुए बेपरवाही से बोले, अरे बेटा, तुम भी ना क्या फालतू की बात लेकर बैठ जाती हो। कुछ लोग लातों के भूत होते हैं, और वैसे भी मेरी पत्नी है वो। टाइम टाइम पर लगाम तो कसनी ही पड़ेगी ना, नहीं तो बेलगाम घोड़ी की तरह हो जाती है। थोड़ा सा पत्नी को टाइट रखना भी जरूरी होता है। टाइम टाइम पर डोज देना भी जरूरी होता है। वो मर्द ही क्या जिसका खौफ उसकी पत्नी को ना हो, जो अपने पति से ना डरे। सुरेश जी को बहुत घमंड था, अपने रुपयों का, पैसों का और अपनी मर्दांगनी का। उनकी नज़रों में कहे तो औरतों का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। औरतें तो बस मर्दों के पैरों की जूती होती हैं, और बस रोटी बनाने के लिए होती हैं, झाड़ू पोछा करने के लिए होती हैं, छोटी छोटी गलतियों पर लात घूसे खाने के लिए होती हैं। ऐसी घटिया सोच थी सुरेश जी की। फिलहाल पापा की बात सुन अंजलि को बहुत बुरा लगा। उसे अच्छी तरह से पता था कि बातों से पापा को समझाया नहीं जा सकता। उनको समझाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। इसलिए उस समय तो उसने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप ससुराल चली गई। लेकिन करीब 1 हफ्ते बाद अचानक दरवाजे पर रात को रोते हुए अंजलि मिली। सुरेश जी को जैसे ही पता चला कि अंजलि आई है, रो रही है, भागते हुए अंजलि के पास आए और उसकी हालत देख बौखला गए। बेटा, ये क्या हो गया तुम्हें? ये कैसी हालत बना रखी है तुमने? अंजलि रोते हुए अपने पापा से लिपट गई। पापा, रवि ने मुझे बहुत मारा, मार के घर से बाहर निकाल दिया। क्या? रवि ने मारा तुम्हें? लेकिन क्यों? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? आज तक मैंने तुमसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की,
और उसकी इतनी हिम्मत कि उसने तुम्हें मारा। अभी बताता हूं उसे। कहते हुए गुस्से में सुरेश जी ने तुरंत फोन कर रवि को अपने पास बुलाया। करीब आधे घंटे बाद रवि भी आ जाता है। रवि काफी गुस्से में था। उसका चेहरा गुस्से में लाल था। रवि को देखते ही सुरेश जी बौखलाकर चिल्लाते हुए बोले, रवि, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? समझते क्या हो अपने आप को? राजेश जी ने जिस अंदाज में चिल्लाकर रवि से बात की, रवि ने भी उसी अंदाज में गरजते हुए कहा, मेरी पत्नी है वो, मेरी मर्जी, मैं उसे मारूं, पीटूं या जो भी करूं। आप कौन होते हैं बोलने वाले? रवि की बात सुन सुरेश जी हैरान थे। उन्हें विश्वास ही नहीं था कि रवि उनके साथ ऐसी बदतमीज भरी बातें करेगा। थोड़ा सा नॉर्मल होते हुए सुरेश जी बोले, देखो बेटा, प्यार से पूछ रहा हूं, क्या बात थी? क्यों तुमने हाथ उठाया मेरी बेटी पर? हाँ तो क्या करूंगा? हाथ नहीं उठाऊंगा तो आरती उतारूंगा। लेकर गया हूं जिस काम से, वो काम तो करती नहीं है। ना इससे ढंग का खाना बनता है, ना घर के झाड़ू पोछा होते हैं, ना बर्तन धुलती है, और ना ही मेरे जूते साफ करती है। करती क्या है दिन भर? काम नहीं करेगी तो मार खाएगी ही ना। जिस बेटी को सुरेश जी ने इतने लाड प्यार से पाला था, उसके लिए नौकरानी वाला काम सुनकर बौखला गए। कुछ सोचते हुए उन्होंने रवि से कहा, देखो रवि, अगर काम की बात है तो मैं तुम्हारे घर नौकरानी रखवा देता हूँ। हर महीने की पगार भी मैं दे दूंगा उसे। तुम्हें और जो कमी है वो भी बता दो, मैं सब पूरी करूंगा। लेकिन खबरदार, जो आइंदा से मेरी बेटी के ऊपर हाथ भी उठाया तो। देखो पापा, पैसे की गर्मी ना आप मुझे मत दो। जितने पैसे आपके पास हैं उतने ही मेरे पास भी हैं। पैसे की कमी नहीं है मेरे घर में। मैं खुद चाहूं तो खड़े खड़े 10 नौकरों को रख सकता हूं। लेकिन फिर ये क्या करेगी? ये है किस लिए? इसके रहते हुए नौकर की जरूरत क्या है? यही काम करेगी, और नहीं करेगी तो टाइम टाइम पर इसकी खबर तो लेनी पड़ेगी ही। नहीं तो बेलगाम घोड़ी हो जाएगी। लगाम तो कसनी पड़ेगी ना। और फिर वो मर्द ही क्या जिसकी पत्नी उससे डरे ना, जिसकी पत्नी उसकी बात ना माने। मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो पत्नी के आगे पीछे घूमता हूं। मर्द हूं मैं। रवि का तेज तेज बोलना सुरेश जी के गुस्से को और बढ़ावा दे रहा था। ऊपर से रवि ने इतनी बेतुकी बातें कर दी जो राजेश जी को बर्दाश्त ही नहीं हुआ। गुस्से में बोले, अरे ये कौन सी मर्दांगी है? किस मर्दांगी की बात कर रहे हो तुम रवि? इसे मर्दांगी कहते हैं या बदतमीजी? ये तो नाली के कीड़े वाली सोच है। यही परवरिश है तुम्हारी? इतनी घटिया सोच। इतना सुनते ही मुस्कुरा पड़ा रवि और तालियां बजाते हुए बोला, वाह पापा वाह। अगर मैं गंदी नाली का कीड़ा हूं तो आप क्या हो? अगर मैं घटिया हूं, मेरी सोच घटिया है, तो आप क्या हो? आप ही से तो सीखा है मैंने कि औरतों को कैसे बस में करके रखते हैं। आपका ही देखता आया हूं। आखिर दामाद हूं आपका, कुछ तो असर होगा ना आपका। मुझे गंदी नाली के कीड़े कहने से पहले एक बार अपने बारे में सोचा है? आप तो मुझसे भी ज़्यादा घटिया गंदी नाली के कीड़े हो। तो पहले खुद पर कंट्रोल करो, फिर मुझे सिखाना कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इतना सुनते ही सुरेश जी की बोलती बंद हो गई। एकदम से सकपका गए वो। क्या सोचा था, क्या हो गया? सुरेश जी समझ गए कि हो ना हो ये सब शायद मेरे लिए ही था। अब सुरेश जी को थोड़ा शक हुआ। उन्होंने अंजलि की ओर देखते हुए कहा, अंजलि बेटा, ये तुमने किया है? हाँ पापा, मैंने किया है। मैं आपको एहसास कराना चाहती थी कि आप कितना गलत हो, आपकी सोच कितनी गलत है। पापा, आज जब मेरे पति ने मेरी ये हालत की तो कैसे आप आग बबूला हो गए थे? कैसे आपको मेरे दुख का अंदाजा हो गया था? कैसे उनकी वही बातें सोचकर आप पागल हो गए थे जो आप माँ के लिए करते हैं? तो पापा जरा सोचिए कि माँ के ऊपर क्या बीतती होगी। कितने सालों से आपके जुर्म का शिकार हो रही हैं। कितने सालों से आप उन्हें लातों से, हाथों से जानवरों की तरह पीटते आ रहे हैं। बेटी की बात सुन चुप हो गए राजेश जी।
अब जाकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ था। राजेश जी धीरे से बोले, बेटा मैं समझ गया, ये सब किया कराया तुम्हारा है, लेकिन आज मुझे सच में तुम्हारी माँ की तकलीफ का अंदाजा हुआ। बेटा मैं वादा करता हूँ तुमसे, मैं आइंदा से तुम्हारी माँ को मारना तो दूर, उससे ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करूँगा। तुम जैसा चाहोगी मैं वैसे ही रहूँगा, लेकिन अब तुम दोनों भी आपस में कभी लड़ाई मत करना। कहते हुए उन्होंने अंजलि और रवि को देखा तो मुस्कुराते हुए रवि ने कहा, अरे पापा, मैंने नहीं मारा आपकी अंजलि को, पत्नी है वो मेरी, नौकर नहीं। वो तो बस आपकी आंखें खोलने के लिए अंजलि ने ही मुझे ये सब करने के लिए कहा था, नहीं तो मेरी कहाँ मजाल कि मैं आपको इतना सब कुछ बोल दूं। हाँ पापा, रवि ने सब कुछ मेरे कहने पर ही किया था। पापा प्लीज़ आप कम से कम अब से तो माँ की ज़िंदगी में खुशियाँ लाइए। पूरी ज़िंदगी आपने उन्हें आंसू दिए हैं, कम से कम अब तो उन्हें समझिए। हाँ बेटा, माफ़ करना मुझे, मैं तुम्हारी माँ को खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। सुजाता, कहते हुए राजेश जी सुजाता जी के पास गए और दोनों हाथ जोड़कर बोले, सुजाता मैं मानता हूँ कि मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, अब मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। 40 साल की उम्र में पहली बार राजेश जी ने इतने प्यार से सुजाता जी से बातें की थी। सुजाता जी की आंखों में आंसू थे। आंसू लिए वो आभार वाली नज़रों से अपनी बेटी को देखने लगी, जैसे कह रही हो कि तुम्हारी जैसी बेटी भगवान सबको दे।